कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बहुत बार हमें करना पड़ेगा। इसके सबसे ज़्यादा सवाल आई थिंक इसी के पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, हमें पता है कि अगर कोई भी हमारे पास सिस्टम है, उसके ऊपर अगर हम वर्क करते हैं तो उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है इस तरीके से। ऑलराइट, अब जो हमारे पास वर्क डन होता है वो दो तरीके के फोर्सेस के कारण हो सकता है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। सारे वर्क को मिला लूँ तो मैं इसको दो कैटेगरी में बांट सकता हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली वर्क को लिख सकता हूँ बाई वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं, प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, इस तरीके से लिख देते हैं, विल बी इक्वल टू डेल्टा के। ठीक, अब यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव ये होते हैं हमारे फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, या फिर हमारे पास एयर ड्रैग हो गया। इस तरीके से आपको अलग से दिखाई दे जाएगा। अच्छा, ये वाला जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है, ये हमारी एनर्जी को कम कर देता है ना, खा जाते हैं। क्यों खा जाते हैं ये सब चीज़ें भी बताते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाले जो वर्क होते हैं ये नेगेटिव होते हैं यूजुअली, दीज आर नेगेटिव वर्क। अभी इसको देखेंगे हम कैसे फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव होता है, सब कुछ देखने वाले हैं। ऑलराइट, अब जैसे ही ये जो नेगेटिव वर्क है अगर मैं इनको हटा दूं, मान लो मैं एक आइडियल वर्ल्ड में रहूं, तो अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ जाती है, इफ़ वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो गया? नो फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, एयर ड्रैग भी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी ऐसे रेजिस्टिव फोर्सेस वहाँ पर नहीं है। उस केस में हम लिख सकते हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारे पास? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है? ये होता है, हमें पता है, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लिखते थे, क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज विल बी इक्वल टू डेल्टा के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है, इसका मतलब हो गया भाई डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। हमारे पास ये चीज़ पता चलती है हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, प्लस काइनेटिक एनर्जी में चेंज है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल। दिस हैज़ टू बी इक्वल टू ज़ीरो। अब बस आप क्या करो, इनिशियल वालों को एक तरफ ले जाओ, तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है यू फाइनल प्लस के फाइनल इज इक्वल टू यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास u प्लस के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे u क्या चीज़ है? हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और इस चीज़ को, इन दोनों को मिला करके क्या हम बोलते हैं? दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ठीक। तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ आया था कि u प्लस के की वैल्यू कांस्टेंट है। कब कांस्टेंट होती है ये? कि जब हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट होते हैं। अगर हमारे पास टोटल u प्लस के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही है, इसका मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो आपकी कहीं ना कहीं से एनर्जी लीक करवा रहा है, उसको चुरा करके लेके भाग जाता है। ऑलराइट, ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल हमें करने होंगे। पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हो ग्रेविटी की फॉर्म में आ जाएगी, या फिर वो आ जाएगी स्प्रिंग फोर्स की फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी हमें लिखना आता है हाफ एम बी स्क्वायर या पी स्क्वायर अपॉन 2m, और इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं। सारे के सारे सवाल देखने की कोशिश करते हैं। In a simple pendulum of length L, the bob is pulled aside from its equilibrium position through an angle theta and then released. The bob passes through the equilibrium position with speed. तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। हमारे पास एक पेंडुलम हुआ करता था जिसकी ये मीन पोजीशन है, वहाँ से हमने उसको थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया, और अब पेंडुलम देखो कहाँ आ चुका होगा? यहाँ पे आ चुका होगा इस तरीके से। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास पेंडुलम है। अब हमने इसको यहाँ से छोड़ दिया है तो वापस यहाँ पे आएगा। यहाँ पर आएगा तो उसकी इस तरफ कुछ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी कितनी है ये आपको बतानी है। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करना है। हमें पता है कि इस पॉइंट पर ला करके उसे रोका था और फिर वहाँ से छोड़ा है, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे नहीं पता कैसे लिखोगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस हिसाब से अब आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर है डी। देखो सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये वाला एंगल थीटा है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा बना देता हूँ, नहीं तो
हमारा विजुअलाइजेशन उतना अच्छा होगा नहीं। ये देखो, हमारे पास इसको इस तरीके से ऊपर खींचा था और ये फिर वापस इस तरीके से आती है, तो ये एक सर्कल बन रहा होगा यहाँ पे। ऑलराइट, तो अब मैं इसको पॉइंट बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 0.2। यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी इस तरफ v। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ हाइट का डिफरेंस है ना, तो ये एक हाइट का डिफरेंस है, इसको भी मार्क कर देते हैं भाई। दिस इज हमारे पास h। मैं लिख दूंगा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी को मैं 0 मान लूँ तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, mgh, है ना, क्योंकि ऊपर आए हैं, ग्रेविटी नीचे थी, ऊपर आएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीधे सीधे mgh। अच्छा, एक काम करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, u इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू u फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास mgh प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये तो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही, काइनेटिक एनर्जी आ गई, विल बी इक्वल टू फाइनली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी सेम लेवल पे आ गए जहाँ पे हमने 0 माना था, तो ये वैल्यू आ जाती है 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जाएगी हाफ mv²। यहाँ पर m से m कट जाता है, हमारे पास जो वैल्यू जाएगी वेलोसिटी की विल बी इक्वल टू √2gh। और ये चीज़ हम पहले से देख चुके हैं कि कभी भी किसी भी हाइट h से हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट आती है, सीधी आए, इधर आए, अगर ये लेवल जो है अगर वो h के बराबर होता है तो हमारे पास वेलोसिटी √2gh होती है। उसका एक्चुअली डेरिवेशन यही है। ठीक, अब बताओ यहाँ पर h की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो अब यहाँ पर बस हमें ज्योमेट्री लगानी है, h की वैल्यू पता करनी है। दिस इज h, ये है हमारे पास l, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है l cos थीटा। h की जो वैल्यू है वो हो जाती है l माइनस l cos थीटा विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस वैल्यू को ही उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gl 1 माइनस कॉस थीटा एंड ऑप्शन D becomes our correct answer. The potential energy of a system increases if work is done. सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव वाले जितने भी ऑप्शन हैं उनको तो हम एज इट इज़ यहाँ से हटा देते हैं, इनका कोई रोल ही नहीं है पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करने में। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, बी एंड डी। वीडियो को पॉज करो, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर होता है बी। तो देखो यहाँ पर हमें बस समझना है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आए आप एग्जांपल ले लेना, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स ले लो। कौन सा लोगे, ग्रेविटी को ले लेते हैं। भाई हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगता है mg। सवाल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है, तो यानी इसको मेरे को ऊपर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा ये, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स या अपॉन द सिस्टम बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इस तरीके से वर्क किया जा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्लियरली यहाँ पर नेगेटिव वर्क किया है, ऑलराइट। और हमारा अगर ये सिस्टम है तो फिर उसके ऊपर नेगेटिव वर्क तो या कैसे हो रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रही है, तो एक्चुअली ये नहीं होगा। हमारे पास आ जाएगा बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स था, उसके अगेंस्ट में हमने वर्क किया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, तो इसीलिए बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। या फिर इसको देखने का और एक तरीका, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो जाएगी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसकी वैल्यू होनी चाहिए मोर देन 0, तभी तो हम बोलेंगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है, यानी डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब बोल सकता हूँ मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस लेस देन 0। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस लेस देन 0। तो अगर मेरे पास कोई सिस्टम है, उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया है, इसका एक्चुअली मतलब क्या है, सिस्टम ने कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर कुछ पॉजिटिव वर्क किया, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगेन बी इज द करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर ये मेरे पास कोई भी सिस्टम है, लिख दो इसको, दिस इज अ सिस्टम, इसके ऊपर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस लेस देन 0, तो एक्चुअली यहाँ पर उसने कुछ नेगेटिव वर्क किया, -5 जूल मान लो उसने वर्क कर दिया है।
तो इसको मैं इफेक्टिवली क्या बोल सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू हमारे पास सिस्टम ने कुछ +5 जूल का वर्क किया होगा ऑन द कंजर्वेटिव फोर्स या फिर अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, बी इज द करेक्ट आंसर। A person slides freely down a frictionless inclined plane while his bag falls down vertically from the same height. The final speeds of the man and the bag should be such that, तो हमारे पास, और इस तरीके के सवाल बार बार पूछे जाते रहे। हमारे पास ये इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन है, उसका जो बैग है वो यहाँ से नीचे गिरेगा इस तरीके से, और वो जो इंसान है वो खुद यहाँ से इस तरीके से स्लाइड करने वाला है, बैग छोड़ के, पता नहीं क्यों यहाँ से कूद गया, अपनी टोपी वोपी उछाल गई इसकी, तो ये यहाँ से इधर आने वाला है। फाइनली यहाँ पर पहुँच के इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पर पहुँच के इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटीज़ का रेशियो पूछ लिया इनने। और ये चीज़ अभी अभी हमने देखी थी कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होती है, अगर वो h हाइट के डिफरेंस से नीचे आई है तो हमारे पास फाइनली उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी √2gh। यहाँ पे भी हो जाएगी √2gh। और इनफैक्ट यहाँ पर एक और इस तरीके से आप स्लाइड लगा दो, कोई सा भी पाथ ले लो, सभी में वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी √2gh। तो वेलोसिटी ऑफ m विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बैग। सवाल क्या उठता है, यहाँ से यहाँ तक इसको आने में समय ज़्यादा लगेगा। अगर ये लोग पूछते हैं टाइम बताओ, तो टाइम सबसे कम इसमें लगने वाला है। इसमें इसका एक्सेलरेशन भी कम होगा, इसको डिस्टेंस भी ज़्यादा चलना है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आप इसी इंक्लाइन को ऐसे कर दो और ज़्यादा इंक्लाइन को ऐसे कर दो, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने वाला इसको ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि जब यहाँ पहुँचेगा और फ्रिक्शन नहीं है तो वहाँ पर स्पीड सेम आएगी। A block of mass m moving at the speed of v compresses a spring through a distance x before its speed is halved. Find the value of the constant spring. Spring constant की वैल्यू हमें पता करनी है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। बहुत ही अच्छा ये सवाल है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसका करेक्ट आंसर है बी। देखो यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसको अगर आप विजुलाइज करना चाहो तो कुछ इस तरह का सेटअप होगा। हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से स्प्रिंग होगी और ब्लॉक यहाँ पर था पहले, उसकी इस दिशा में कुछ वेलोसिटी थी। उस वक्त तक हमारे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। बाद में क्या हो जाएगा, हमारे पास स्प्रिंग थोड़ी सी दब चुकी होगी, ब्लॉक यहाँ पे आ चुका होगा और इसकी वेलोसिटी अब की बार हमारे पास क्या हो चुकी है, हाफ, है ना, स्पीड इज हाफ। तो अब वेलोसिटी बची v/2। उस वक्त स्प्रिंग में भी कुछ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई होगी। देखो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 0 विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो अब फाइनल में मास तो चेंज नहीं हुआ, इसकी वैल्यू जाएगी हाफ m इंटू v/2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विच विल बी इक्वल टू हाफ kx²। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ से हमारे पास वैल्यू जाती है, देखो हाफ, सारे के सारे पहले तो हाफ काट दो, यहाँ से हाफ से हाफ से हाफ ऐसे कट जाते हैं। हमारे पास आता है mv² माइनस mv² अपॉन 4 विल बी इक्वल टू kx²। यहाँ से हमारे पास वैल्यू जाती है 3mv² अपॉन 4 इज इक्वल टू kx²। यहाँ से x² को भी आप इस तरह भेजो तो ये 4x² इस तरीके से आ जाता है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू 3mv² अपॉन 4x²। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता था, भाई स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू दे दी है, तो शायद आपसे पूछ लेते कि भाई वो डिस्टेंस बताओ जितना स्प्रिंग दबी है जब हमारे पास वेलोसिटी हाफ हो गई है। ऐसे केस में आप यहाँ पर 4x² की जगह यहाँ पे 4 किया जाता, x² यहाँ रह जाता, फिर इसका आप अंडर रूट कर लेते तो आपको x की वैल्यू मिल जाती। तो सेम क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है। ये छोटा सा वीडियो जो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हम सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से कलरफुल तरीके से पढ़ते हैं और साथ में बहुत सारे PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में वहीं से आप कलरफुल PDFs को भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप हैंडमेड नोट्स जो हैं इनकी प्रिंट आउट को भी खरीद सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।